तो इस वक्त की बड़ी खबर, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है संसद में। तीसरा दिन है और अब इंतजार है प्रधानमंत्री के जवाब का। 2 घंटे बाद यानी कि करीब 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने वाले हैं। अब इस जवाब में सरकार की उपलब्धि जो है, जो अचीवमेंट्स हैं, उसका क्या खाका खींचेंगे। विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा है 78 दिन बाद प्रधानमंत्री बोले मणिपुर पर, आज क्या बोलेंगे। मणिपुर जाने और ना जाने की राजनीति भी हो रही है कि राहुल गांधी गए, प्रधानमंत्री नहीं गए। प्रधानमंत्री इस बारे में भी रुख और रवैया क्या अपना साफ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया था 3 दिन पहले ही, आखिरी गेंद पर मैं छक्का मारने वाला हूं। तो जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो किस तरह का बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा शिवम त्यागी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल, साथ ही साथ अंजलि राय, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, और 2 वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक राहुल देव और अभय दुबे लगातार बने हुए हैं। राहुल, हमने निर्मला सीतारमण की पेशबंदी भी सुन ली, असदुद्दीन ओवैसी, वार पलटवार पर ज्यादा जोर है, समस्या के हल की तरफ जाते हुए क्या दिख रहे हैं। 2 घंटे से लगातार हम लोकसभा की कार्रवाई देख रहे हैं यहां बैठे हुए। मैं पिछले 2 दिन की बात अभी छोड़ देता हूं। मुझे नहीं लगता कि अविश्वास प्रस्ताव जैसे जो संसदीय परंपराएं हैं या परिपाटियां हैं वो हल निकालने के लिए होती हैं, या संसद से कोई बड़े हल निकलते हैं। लंबे और असली हल और समाधान तो बंद कमरों में आदान प्रदान, गंभीर विचार विमर्श से, एक दूसरे को सुनने से, समझौतों से और कुछ न्यूनतम चीज़ों पर सहमत होने से निकलते हैं। तभी एक राष्ट्रीय सर्वानुमति भी होती है। वो संसद में ये आरोप प्रत्यारोप, सवाल जवाब, ये तो चलता ही है। संसद से मुझे समाधानों की आशा नहीं है। समाधान की आशा जिनसे है वो हैं जिनके हाथ में सत्ता है, केंद्र में और राज्य में। अब पर संघीय ढांचा भी है हमारा, कदम ताल करने की भी बात होती है, सर्वदलीय बैठक भी हो सकती है। वो संभावनाएं या वो रास्ते क्या बंद ही नहीं, उन पर ताले जड़े जा रहे। हाँ बिल्कुल, इस समय जो हम जिसको संघवाद कहते हैं, अपना जो संघीय हमारा ढांचा है भारत का संवैधानिक रूप से, उस पर निश्चित रूप से बात होनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ जो किया जा रहा है वो इस देश, पूरे देश और हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत भयानक खतरा है। भयानक। एक परंपरा रही है। रोक रहा हूं राहुल, महुआ मोइत्रा फायर ब्रांड नेता है, तृणमूल की, क्या बोल रही हैं वो सुन लो। I don't know what is more unfortunate that our honorable Prime Minister refuses to come to this house of which he is an elected member to answer us on Manipur, or that he refuses to go to Manipur to reassure the vulnerable, petrified people that peace and reconciliation are his mission. Which is it, sir? This is not just a no confidence in government motion. This is a have confidence in India motion. Most no confidence motions are negative motions, moved with at least a moderate probability of bringing down the government of the day. We know that's not even a possibility. We don't have the numbers. We know that. Many of my friends on the treasury benches, allies, the BJD, the YSR, have mocked us, saying, you can't bring down the government. It is doomed to fail. But we as India are perhaps the first bloc that has been forced to move a motion not to bring down anything, but to resurrect something. To resurrect India's founding principles of equality and secularism, which this government has buried 6 feet under. To resurrect the right to express ourselves in a democratic framework, which you label as high treason. To resurrect the right of a non-homogeneous, diverse people to exist within a union of state, which your government insists on dividing into us and them. Make no mistake, ladies and gentlemen, this motion is not meant to succeed in this house. But the larger motion, the have confidence in India motion must succeed. Please. Will. When the people of India have their say soon. And it's for this reason I stand before you today. The Manipur issue is mired in silence and in the government's whataboutery and false equivalences. I will point these out as best as I can.
The treasury bunches have made vitriolic comments on why only Manipur. What about the instances of rape and murder in Rajasthan, in Chhattisgarh, in West Bengal? We in turn have felt compelled to ask, what about the violence in Haryana? I want to tell this house that Manipur is different, and I will tell you why. The issue in Manipur is of a hate crime against a particular community where it is understood that police personnel of one community, possibly the same community as the Chief Minister, handed over women of another community to be raped and pillaged by a mob and made every attempt to prevent those women from seeking justice. The issue is that two communities today in Manipur have been pitted against each other in an atmosphere of civil war, of ethnic violence that has rarely been seen in India in the past few decades. 6,500 FIRs in 3 months. Which state has seen this? Please, 4,000 no. houses, 4,000 houses destroyed in 3 months. Which state has seen this? 60,000 people displaced, 2% of the state's population. Which state outside of wartime or natural calamity has seen this? 150 people dead in 3 months. Which state has seen this? 300 places of worship destroyed. Which state has seen this? An armed standoff between the Manipur state police and the Assam Rifles captured on video. One controlled by the Ministry of Home Affairs, other controlled by the state police. Which state has seen this? 5,000 firearms and 6 lakh bullets looted from police stations by mobs. Which state has seen this? Please. Two ethnic groups armed to the teeth, a buffer zone between where hill cannot go to valley and valley cannot go to hill. Which state has seen this? The chief supporter supports one group, accuses the other of being drug runners. In truth, over 15,000 acres of poppy have increased in cultivation in the past 5 years. 250 square kilometers of forest land has reduced under this chief minister's watch. Which state has seen this? Only Manipur, no other state, only Manipur. So stop your whataboutery, stop your false equivalences, address the problem, Honorable Prime Minister. We haven't heard of one change in the police force. We have not heard of one change in the government. We have not heard of one person taking responsibility. As a government in the center, which is also ruling the state of Manipur, this is your biggest failure of the double-engine Sarkar. So let us not insult other states by saying, what about Rajasthan? What about Haryana? What about Chhattisgarh? Manipur is a tacitly approved hate crime. Make no mistake, this is civil war. These are crimes against humanity. The harsh reality is while this government may have built infrastructure, it has destroyed institutions. And I will be doing an injustice to my role in parliament if I don't call this out. In Manipur, the BJP's majoritarian bravado is destroying a state and tearing apart its people. I don't want to make this about politics, but Honorable Prime Minister, if you're listening, I beg you on behalf of the people of Manipur, change the administration. Allow all parties to work together to mediate a truce. Otherwise, even after your term ends, India will echo in one voice as to what went so terribly wrong in Manipur with such terrible consequences for our country. जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है. India has lost confidence in you. तो यहां पर विपक्ष लगातार कई सवाल उठा रहा है, कार्रवाई की मांग कर रहा है, मुख्यमंत्री को हटाओ, 356 लगाओ. जो पुलिस वाले 5,600 असलहे हथियार ऐसे ही दे दिए, मतलब किसी ने जबरन झपटे भी नहीं, आपसे लूटे भी नहीं. उन पुलिस वालों पर कार्रवाई की जो मांग की जा रही है, वो कार्रवाई होती दिखेंगी या वो कोई भरोसा मिलता दिखेगा? देखिए, ऐसा होता है कहीं भी प्रशासन जो है ना, वो एक तरह का तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है, और उसका एक इकबाल होता है प्रशासनिक तंत्र का. जब प्रशासनिक तंत्र का इकबाल समाप्त हो जाता है, उसके बाद वहाँ पर कुछ भी हो सकता है. और ख़ास तौर से जहाँ पर जातीय हिंसा का माहौल हो, जहाँ पर जातीय हिंसा का माहौल हो, वहाँ पर ये चीज़ें उन तरीक़ों से घटित होती हैं जिनकी हम यहाँ बैठकर कल्पना भी नहीं कर सकते. तो सबसे पहली जिम्मेदारी आती है जो वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, चुनी हुई सरकार है, उसकी जिम्मेदारी आती है. ये अमित शाह ने अपने भाषण में मान लिया है कि चुनी हुई सरकार के जो बड़े कारकुन थे वो बिल्कुल बेकार थे, बिल्कुल प्रभावी नहीं थे. तो उन्होंने खुद ही कल कहा कि हमने 4 तारीख से पहले ही उनको हटा दिया था.
और हमने केंद्र से अपने बड़े बड़े जो हमारे भरोसे के कारकुन थे, और मुख्यमंत्री ने भी वो हमारे भरोसे को मान लिया था, हमने उन्हें वहां भेज दिया था। लेकिन 4 के बाद से तो लगातार हो ही जा रहा है। आपने इकबाल शब्द का इस्तेमाल किया। शिवम, सरकारें इकबाल से चलती हैं। मणिपुर में इकबाल बचा है सरकार का? बिल्कुल बचा है संदीप जी। और जहां तक बात शुरुआत में कल इस देश के गृह मंत्री ने भी कही और बारंबार उस बात को रिपीट भी किया कि जब हमने वहां पर स्थितियां इस तरह की देखी तो चीफ सेक्रेटरी को हटाया गया, डीजी को हटाया गया और हमने यहां से सीएपीएफ के जवान भेजे और तमाम तरह की चीजें की। जहां तक इकबाल की बात है, अगर हम मणिपुर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 54 साल के इतिहास में 11 बार चीफ मिनिस्टर्स वहां पर बने, 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। आज हम 2023 में बैठे हैं, लेकिन क्या इसकी स्थिति सुलझी? क्या इतनी बार लगातार चीजों को बदलने के बाद, राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद 2023 में हम ये कह सकते हैं कि उससे तो किसी कुछ हद तक करने की जरूरत नहीं, कुछ बदलने की जरूरत नहीं, कि पहले भी नहीं हुआ, आपको लगता है कि तो अब क्या करने की जरूरत है? आपको लगता है कि कुछ नहीं किया गया? बिल्कुल किया गया। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि लगातार इस देश के गृह मंत्री ने बताया, केंद्रीय मंत्री बीजेपी के ही सांसद हैं, मणिपुर से हैं, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री, वो कहते हैं कि लोगों का भरोसा उठ गया है सरकार से। रवांडा से भी बुरे हालत हो चुके हैं मणिपुर के। साथ में वो कह रहे हैं, मतलब जानकारी जो हमें मिल रही है, 4 विधायक मंत्रियों के घर फूंक दिए गए। बीजेपी का एक विधायक पैरालाइज्ड है। आप कह रहे हैं इकबाल है। नस्लीय हिंसा का इतिहास वहां का बहुत पहले से रहा है। मैं पुराने विषयों में नहीं जाना चाहता, ना ही पुरानी हिंसाओं में जाना चाहता हूं, ना ही इतिहास को खंगालना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो आप कहेंगे कि आप फिर से इतिहास में पहुंच गए। लेकिन ये एक रियलिटी है। जब आप एक स्टेट के ट्रैक को देखेंगे तो सारी चीजें उठकर आएंगी। जहां तक बात अपने कंप्लेंट्स का कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र हो, उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी अभी हमारी वहां पर है कि लॉ एंड ऑर्डर बहाल करके चीजों को कंट्रोल में लाया जाए। लगेगा? मुझे लगता है किसी हद तक हम कंट्रोल 100वां दिन है आज। मुझे लगता है किसी हद तक हम कंट्रोल कर चुके थे। 17 तारीख तक सारी स्थितियां कंट्रोल में थी, लेकिन फिर 5-6 को हिंसा हुई। फिर पिछले कुछ दिनों से इस तरह की चीजें भड़की है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस समय जहां तक चर्चा के विषय की बात है, हमने चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार थे। जहां तक बात वहां कंट्रोल करने की, हम उस पर भी तैयार थे। लेकिन विपक्ष ने जो लगातार अपना रवैया उस पर दिखाया है, जो चर्चा आज वहां पर हो रही है, ये चर्चा मुझे लगता है या कल वहां पर हुई, अब से पहले दिन पर भी हो सकती थी, पहले दिन पर बैठकर चीजें हो सकती थी। और इनकी सीरियसनेस इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर अवेलेबल नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है वो थे, जिनके गृह मंत्री जो है उनकी जिम्मेदारी है वो थे। उन्होंने कहा मैं जवाब देना चाहता हूं। और जहां तक बात नो कॉन्फिडेंस मोशन की है, हिंदुस्तान के इतिहास में नो कॉन्फिडेंस मोशन में किसी ने भी इतना लंबा जवाब, यानी कि 133 मिनट का आज तक नहीं दिया। और हम अब भी चर्चा के लिए तैयार हैं और चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसमें इंटेंट आपको देखना पड़ेगा और आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आप भी आकर लगातार उसमें सहयोग करें। ठीक है, छोटा सा जवाब चाहूंगा अतुल। राजनीति हो रही है या चिंता जाहिर की जा रही है मणिपुर पर? ये ऐसा है, राजनीति तो भाजपा की तरफ से हो रही है। अगर चिंता हम जो जाहिर कर रहे हैं उसे वो मानते तो जरूर 267 में चर्चा करते, क्योंकि वहाँ पे सवाल पूछे जाते, जवाब देने पड़ते। अभी तो क्या है, आखिरी में आएंगे, बोलेंगे, चल देंगे। अभी शिवम जी का भी अगर ये कहना है कि प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर भगवान ही बचाए इस स्टेट को। अभी मुझे एक बात बताइए, यूनिफाइड कमांड की बात कल देश के गृह मंत्री ने की, फिर यूनिफाइड कमांड में अगर असम राइफल्स और मणिपुर की पुलिस का झगड़ा होता है तो स्थितियां देश के गृह मंत्री के हाथ में भी नहीं है। तो ये तो कहते कि हमारा मुख्यमंत्री, हम इस्तीफा क्यों मांगे? कल इनका एक प्रवक्ता कह रहा था किसी और चैनल पर कि हमारा मुख्यमंत्री है इसलिए वो ड्रग्स का बिजनेस करे, तो भी हम उसे इस्तीफा नहीं मांगेंगे। 5000 वेपन्स वहां से जो युद्ध में इस्तेमाल होते हैं वो लूट लिए गए हो, 6 लाख बुलेट चली गई हो लोगों के हाथों में, तो कितने दिन तक हिंसा कर सकते हैं ये जानते हुए भी वहां मिलिट्री का पूरा शासन नहीं दिया जाता है, वहां 356 नहीं लगाया जाता है। तो अब देश के गृह मंत्री खुद मान्य कर रहे हैं कि हमारी गलती हुई है और इसीलिए 267 से भाग रहे थे। ठीक है, अंजलि राय, एक मिनट। अंजलि राय, अविश्वास प्रस्ताव पर जो कुछ हो रहा है उससे देश मणिपुर का विश्वास जीत पाएगा? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं और सारा देश जानता है कि क्या हुआ और कैसे विश्वास से जीत पाएंगे। आज 100वां दिन है और हालात वैसे ही हैं। आज जो है वहां की महिलाएं और पूरे देश भर की महिलाएं ये पूछती हैं कि जब वहां पर निर्वस्त्र औरतों को घुमाया गया, ऐसा कभी इतिहास में कम ही हुआ होगा, मुझे नहीं लगता, और रेप किया गया, उनसे छेड़छाड़ की गई, भीड़ ने ये सब किया, पुलिस देखती रही और पुलिस ने उल्टा उनको सौंप दिया।
आप मुझे बताइए, उस घटना के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी मौन रहे, बात तक नहीं की, और की भी तो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए बात की। तो उन साफ जाहिर होता है कि ये जो है, ये चिंता इनको है ही नहीं, ना महिलाओं की, महिला बढ़ाओ, महिला बचाओ, महिला पढ़ाओ, ये कहने वाले, नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी से आज देश की महिला पूछ रही है, आप कहाँ थे जब ये सब हो रहा था? आप क्यों नहीं बोले आज तक? आपकी जबान को क्या हो गया? आपको कोई चिंता नहीं थी कि आपकी बच्चियां, आपकी बहनों के साथ ऐसा हो रहा है? आज देश का युवा पूछ रहा है कि देश जो है 8% यहाँ बेरोजगारी है, हमारे रोजगार का क्या हुआ? आप तो कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे हर वर्ष, उन रोजगारों का क्या हुआ? आज गृहिणी देश की पूछती है कि 7% महंगाई बढ़ गई है। आज टमाटर का जो रेट है वो 250 रुपए किलो हो गया है, वो कैसे अपना घर चलाए? आज तो सवाल बहुत हैं। आज प्रधानमंत्री क्या जवाब देते हैं वो हम देखेंगे। सभी राजनीतिक मेहमानों का शुक्रिया। बात हो रही है अविश्वास प्रस्ताव की। लगभग 1.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने वाले हैं, लेकिन आखिरी सवाल 2 खास मेहमानों से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने इकबाल शब्द इस्तेमाल किया, इकबाल कायम हो पाएगा? इकबाल कायम हो सकता था बशर्ते केंद्र सरकार शुरू से ही हीलिंग टच शब्द का भी इस्तेमाल हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, अगर वो अपने मुख्यमंत्री को हटा देते, तो विपक्ष का मुख्यमंत्री थोड़ा ना बनाना था, अपनी ही पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना था, गैर मैतेई मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनाना था, अब मैतेई को ही मुख्यमंत्री बनाना था। लेकिन एक बार मुख्यमंत्री को हटाते तो उससे संदेश ये जाता कि जो बर्फ है वो पिघल सकती है, दूसरे पक्ष को भी लगता कि भाई बात कर सकते हैं, सरकार गुंजाइश। अब यहां पे तो गृह मंत्री सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि वो तो सहयोग कर रहा है मुख्यमंत्री, इसलिए हम उसको हटा ही नहीं सकते। तो ये जो पूरा मामला है वो एक ऐसी जिद का मामला है कि हम समस्या हल करना चाहते हैं, लेकिन आप बिल्कुल 100% हमारी शर्तों पर समस्या हल मान जाइए, तब समस्या हल होगी। इकबाल कैसे कायम होगा राहुल? इकबाल तो काम से कायम होता है। अगर आप काम नहीं करेंगे, ऐसा काम जो जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उनको ठीक लगे, उनको न्यायप्रिय लगे, तो इकबाल बनेगा। और इकबाल कायम होता है कानून और संविधान पर उसका सचमुच ईमानदारी से पालन करने पे। यानी जो पुलिस का काम है वो पूरी तरह से करे, जो प्रशासन का काम है वो ठीक पूरी तरह से करे, जो मुख्यमंत्री या चुने हुए सरकार का काम है वो उसको पूरी ईमानदारी से करे और सख्ती से करे, तो फिर बिना पक्षपात के करे, तो इकबाल अपने आप कायम होता है। तो ये मैं केवल अभी जो 10 सेकंड में प्लीज बात कर रहे थे अभय, मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि गुजरात में आपने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए और इतिहास में पहली बार सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, पूरा मंत्रिमंडल एक झटके में बदल दिया। तो भी तो आपकी वहां क्यों बदला? तो वही काम यहां क्यों नहीं किया जा सकता था? तो यहाँ पर क्या गुजरात के वो मुख्यमंत्री असहयोग कर रहे थे केंद्र के साथ? ठीक है, तो यहाँ पर कार्रवाई होते दिखनी भी चाहिए, सिर्फ करनी नहीं है, वो होते हुए दिखे। सर आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं अंतिम बात कह रहा हूँ कि बीमार जब कोई होता है तो उसको दवा भी चाहिए होती है, उसको सहारा और मनोवैज्ञानिक उसको सहारा भी चाहिए होता है। आधी बात डॉक्टर पूरी बात सुन लेता है, आधी बीमारियां तो उसी से ठीक हो जाती हैं। तो उसको मन का मरहम भी चाहिए, तन की दवा भी चाहिए, दोनों चाहिए। दुख ये है कि केवल प्रशासनिक कामों पे वो किया गया, मन के मरहम की कोई कोशिश नहीं हुई। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।